हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिया बहुत ही गरीब था। उसके पास एक वक्त का खाना हो जाए यही बहुत बड़ी बात थी। एक रोज हरिया की पत्नी शारदा देर रात के समय अपने पति हरिया से कहती है, सुनिए, मेरी बहन ने सुमन के लिए एक लड़का बताया है, उनके ही रिश्ते में है कोई। अच्छा, तो अभी ही लेन देन के बारे में पूछ लेना, वरना पिछले बार की तरह वो लोग रोका हो जाने के बाद रिश्ता ना तोड़ दें। मैं अब इतना नहीं सह पाऊंगा। जी थोड़ी बहुत तो मांग कर सकते हैं, बाकी मैं बातचीत कर लूंगी। अब अगले ही सुबह हरिया अपनी पत्नी शारदा से कहता है, सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी बहन से बात कर लेना कि कब आएंगे वो लोग सुमन को देखने, तो मुझे छुट्टी भी तो लेनी पड़ेगी। जी शाम तक बता दूंगी क्या और कैसे है, तो आप एक दिन की छुट्टी ले ही लेना। अब हरिया काम पर निकल जाता है। इधर शारदा अपनी बहन के बताए लड़के वालों से बातचीत करती है, तो वो लोग कल ही लड़की देखने आने की बात करते हैं। अब देर शाम शारदा भी हरिया को ये बात बताती है और अब अगले दिन हरिया के घर में लड़के वालों के आने की तैयारी चल रही थी। तभी सरिता अपनी बेटी सुमन से कहती है, जा सुमन, तैयार हो जा। वैसे सच कहूँ तो भगवान ने बेशक हमें कुछ ना दिया हो, लेकिन फूल से बेटी दी है, किसी की नजर ना लगे। अब कुछ ही समय बाद लड़का, लड़के की माँ और लड़के का पिता हरिया के घर पर आता है। जी बैठिए। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। जी नमस्ते, जी नमस्ते। घर तो काफी छोटा है आपका, लेकिन हमारे घर की बात ही अलग है। चार कमरे हैं हमारे घर में। अरे चुप भी रहो तुम, हम लड़की देखने आए हैं यहाँ, वही अपने घर का डिजाइन बताने नहीं। माँ पापा, आप लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो। आपकी बहू आ गई है। बेटी तो आपकी बहुत सुंदर है भाई साहब, सच में। हाँ ठीक ही है। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है आपकी बेटी? जी अभी अभी कॉलेज खत्म की है, बहुत अच्छे नंबर लाई है। सुमन दिखने में जितनी सुंदर थी, उससे कई ज्यादा वो पढ़ने में अच्छी थी। अब लड़के की माँ सुमन से कई सवाल करती है। जी देखिए, आपकी लड़की में कोई बुराई नहीं है, अच्छी ही है। बस हमारे घर को संभाल ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी हमारी बेटी को घर का सब काम आता है, खाना बनाना, घर संभालना सब कर लेती है। सुनो बेटा, तुम बोल तो लेती हो ना, जरा बोल कर दिखाना और चल कर भी दिखाना। पता चले हमारे बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो लंगड़ी और गूंगी हो। माँ ये क्या कह रही हैं आप? चुप रहिए ना। तू चुप रह, समझा ना? मैं करूंगी तेरे लिए लड़की पसंद। मैं तेरे पसंद की लड़की से शादी होने ही नहीं दूंगी, आ गई समझ? सबको लड़की तो पसंद आती है। अब जाते जाते लड़के की माँ हरिया से कहती है, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन आगे की बात फोन पर ही होगी, और सब कुछ ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब इतना बोलकर लड़के वाले चले जाते हैं और शारदा हरिया से कहती है, जी मुझे तो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। रही बात उसकी माँ की, तो वो थोड़ी अजीब है, लेकिन क्या करना है, शादी तो लड़के से करनी है, उसकी माँ से थोड़ी ही। हाँ ये तो है, लेकिन अभी पता करता हूँ कि कैसा परिवार है, सब लोग कैसे हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक रोज लड़के की माँ कुंती का फोन शारदा के फोन पर आता है। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे फोन करना हुआ, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मैं तो ये कह रही थी कि जल्दी शादी की तारीख फिक्स करने आएंगे, तो लेन देन की भी बातें वहीं हो जाएगी। अब अगले ही दिन लड़के की माँ और लड़के का पिता हरिया के घर आते हैं और लड़के की माँ कुंती शारदा से कहती है, देखिए हमें लड़की पसंद है और हमारा बेटा पास के स्कूल में ही टीचर है। 15,000 कमा लेता है मेरा बेटा, तो थोड़े बहुत दहेज तो बनते ही है ना बहन? देखिए बहन जी, हमारे पास बेटी को देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। जी बहन जी, शादी में भी बहुत खर्चा होगा, बाकी आप देख लीजिए। अरे तुम चुप रहो। वैसे बहन जी, पैसे ना दे सको तो घर का सामान तो पूरा ही चाहिए हमें। अब ये बातें करके लड़के वाले चले जाते हैं और हरिया अब अपनी पत्नी शारदा को देखकर कहता है, शादी में भी बहुत खर्चा होगा और ऊपर से लड़के वालों ने सामान की मांग की है, तो अब मुझे कर्ज लेना होगा शारदा। पापा मम्मी, जरूरी है क्या ऐसे लालची घर में मेरी शादी करने की? मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। बेटा, सभी ससुराल वाले लालची होते हैं, अगर तेरा भी भाई होता तो उसकी शादी में भी हम लेन देन करते ही। अब हरिया अपनी बेटी की शादी के लिए सेठ के घर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मेरी बिटिया की शादी में
थोड़े बहुत कर्ज चाहिए, मिलेगा क्या? ये झूठा बर्तन दो पहले, फिर बात करता हूँ तुझसे। अब हरिया सेठ के झूठे बर्तन धोने लगता है। और तो और ये सब हरिया का होने वाला दामाद देख लेता है, जो सेठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। अब सेठ कुछ समय बाद हरिया से कहता है, अपनी बीबी को मेरे घर का काम करने के लिए भेज दियो, उससे ही कर्ज की बात कर लूंगा। ये सुनकर हरिया हाथ जोड़ते हुए सेठ से कहता है, जी सेठ जी, नहीं देने पैसे तो ना दो, लेकिन ऐसी बातें तो ना कहो। अब ये सब देख और सुन रहा कमलेश अपने ससुर के जाने के बाद ही सेठ के पास आता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके बच्चों को अब मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, बहुत हो गया। अब आप अपने बच्चों के लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढ लीजिए, या फिर अपनी ही तरह अपने बच्चों को लोगों पे अत्याचार करने वाला बना लो। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? चलता हूँ मैं। इसे क्या हुआ? इसे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब कमलेश सेठ के घर से सीधा सुमन के घर जाता है, जहाँ हरिया और शारदा होते हैं। अब शारदा कमलेश को देखकर कहती है, आइए आइए, बैठिए। बेटा कैसे हो सब? ठीक तो है ना? अचानक से आना हुआ? जी आंटी जी, वो बात ऐसी है, मैं अभी सेठ जी के घर में उनके बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी अंकल जी वहाँ आए और मैंने उनको देखा और उन दोनों की बातें सुनी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरी माँ ने इतना कुछ मांग लिया आप लोगों से और आप उसको पूरा करने के लिए कर्ज इकट्ठा कर रहे थे। अब कमलेश हरिया की मजबूरी को समझकर शारदा और हरिया के साथ मंदिर पहुंचता है और पंडित को बुलवाकर मंदिर में सुमन से शादी कर लेता है। और जब शारदा और हरिया दोनों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, तो शारदा कमलेश से कहती है, दामाद जी, मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उन्हें आप जैसा हमसफर मिला। मैं तो धन्य हो गई आप जैसा बेटा पाकर। आंटी जी, ये मेरा कर्तव्य था और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है सुमन से शादी करके। वैसे ऐसे सामान आप मुझे दे भी देती तो क्या फायदा जो आप मुझे कर्ज लेके देते। मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए, सामान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लीला अपनी सास चंदा और पति राज के साथ रहती थी और लीला अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। ऐसे ही एक दिन लीला अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं आज राज के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुजली करके। क्या खुजली करके? मतलब? अरे बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा राज के साथ खुजली करके। ठीक है। इतना कहकर लीला राज के साथ बाहर चली जाती है और उन दोनों को जाते हुए देख चंदा बोलती है, 2-4 दिन की चांदनी है बहू, उसके बाद तेरे साथ क्या होगा वो तो शायद भगवान ही जाने। इतना कहकर चंदा भी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही घंटों बाद शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक राज और लीला नहीं आए थे। ये देख चंदा बोलती है, इनको कुछ ना बोलो तो सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं ये लोग खुजली करके। वो खुद से ये बात बोल रही थी कि तभी लीला और राज वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देख चंदा गुस्से में बोलती है, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? समय दिख रहा है? अरे हाँ माँ, समय दिख रहा है, लेकिन अगर बाहर गए तो समय भी तो लगता है ना। अरे तो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में नहीं सोचा जाता तेरे से? बहू को तो तू लेकर चला गया। अरे खाना कौन बनाएगा? तुम लोग तो खा कर आए हो। अरे सासू माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? हम आपके लिए बाहर से खाना लेकर आए हैं। ना बाबा ना, अरे मुझे कुछ हो गया तो खुजली करके। लेकिन मम्मी जी, आपको बाहर के खाने से क्या हो सकता है? कैसी बात कर रही हो आप भी? नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। तुझे घर में खाना बनाकर खिलाना है तो खिला, वरना मैं खुद बना लूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी, खुद बना लीजिए। अरे यार, मैं थक गई हूँ। देख रहा है बेटा, ये मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। यार बस भी करो तुम दोनों, मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस गया हूँ। मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता। और माँ, आप भी थोड़ा समझा करो ना यार। अरे आपको हमने पूछा था ना कि क्या चाहिए, और रही लीला तुम्हारी बात, तो तुम भी कभी प्यार से मम्मी की बात मान लिया करो। दोनों सास बहू शांत हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और देखते ही देखते चंदा को खुजली होने लगती है। और एक दिन चंदा किचन में चाय बना रही थी। अपनी सास को चाय बनाता हुआ देख लीला बोलती है, अरे सासू माँ, आप चाय बना रही हैं तो प्लीज मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दीजिए। अरे बहू, मेरी चाय थोड़ी अलग है, इसलिए तू ये चाय नहीं पी सकती। क्यों? ऐसा क्या डाला है आपने इस चाय में जो मैं नहीं पी सकती? बहू, मुझे खुजली हो रही है, काफी समय बाद ये खुजली दोबारा शुरू हो गई है और इसमें मैं दवाई डालकर इस चाय को पीती हूँ। क्या खुजली? हाँ, मुझे खुजली की बीमारी है, खुजली करके। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है, किसी को भी फैल सकती है। माँ जी, अब आप अपने कमरे में ही रहेंगी, अगर ये बीमारी किसी को लग गई तो? बहू, ये बीमारी किसी को नहीं फैलती है और ये बीमारी मुझे आज से नहीं बल्कि काफी समय से है।
तो आज तक मुझे और राज को क्यों नहीं पता है? राज को सब कुछ पता है, लेकिन ये तुझे नहीं पता क्योंकि तू हमारे घर में अभी अभी आई है। जो भी है मम्मी जी, लेकिन अब आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। पर बहू सुन तो सही, खुजली करके। लीला कुछ नहीं सुनती और वो अपनी सास को एक कमरे में बंद कर देती है। और अब कुछ ही समय बाद राज वहाँ आता है और अपने घर में अपनी माँ को ना देख राज अपनी पत्नी से बोलता है। अरे लीला, माँ कहाँ है? वो वहाँ है जहाँ उन्हें रहना चाहिए। मतलब? अपने कमरे में बंद है वो। क्या मतलब? मैंने उन्हें बंद कर दिया है। तुमने मेरी माँ को बंद कर दिया? लेकिन क्यों लीला? राज उनको बीमारी थी इसलिए, और उस बीमारी के बारे में तुमने भी मुझे नहीं बताया, क्यों? अरे लीला, उन्हें खुजली है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको बंद करने वाली कौन सी बात है? उनकी बीमारी हमें भी फैल सकती है राज। उनकी बीमारी हमें नहीं फैलेगी लीला। तुम अभी आई हो और माँ के साथ मैं बचपन से हूँ, उन्होंने मुझे पाला है। ये कहते ही अब राज अपनी माँ के पास कमरे में जाता है और अपनी माँ को बाहर हॉल में लाकर लीला से कहता है। लीला, आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को कमरे में बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना तुम। लेकिन राज, मैं तो बस तुम्हारे और मेरे लिए सोच रही थी। राज कुछ नहीं बोलता और गुस्से में बिना खाए अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब लीला अपनी सास से नफरत करने लगती है। देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन चंदा लीला से बोलती है। बहू, आज मैं रोटी बनाती हूँ, तू आराम कर। जी नहीं मम्मी जी, आप बस एक जगह ही पड़े रहो, खाना मैं बना लूंगी। ना जाने आप खाना कैसे बनाती होंगी। मेरे पति को तो खाली अपनी माँ ही दिखती है। अरे उनको तो अपनी बीवी दिखती ही नहीं है। उन्हें ये खुजली वाली बीमारी नहीं हुई तो क्या हुआ, मुझे तो हो सकती है ना। उसकी बात सुनकर अब चंदा को बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है कि तभी लीला अपनी सास को रोकते हुए बोलती है। अरे सासू माँ, रुक जाइए, आप खाना बना लीजिए, वरना राज मुझे ही फिर सुनाएंगे। इतना बोलकर लीला वहाँ से चली जाती है और अब चंदा भी खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है। चलो, आज मेरी बहू ने मुझे खाने के लिए बोल दिया। कुछ ही देर में अब लीला रोटियां बनाकर बाहर आती है और खाने के टेबल पर खाना रख देती है। थोड़ी ही देर बाद अब राज भी खाने की टेबल पर आता है और अपनी माँ के हाथ के खाने की खुशबू सूंघकर खुश हो जाता है और बोलता है। अरे वाह माँ, आज तुमने खाना बनाया है? हाँ बेटा, मैंने बनाया है। फिर तो बहुत ही अच्छा बना होगा। हाँ हाँ, खुजली करते हुए ही बनाया होगा। तुम क्या शांत नहीं रह सकती हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है। उसकी बातों पर राज ना ध्यान देते हुए अपनी माँ से बोलता है। माँ, क्या कल खाना दोगी? हाँ हाँ, अभी देती हूँ। चंदा खाना देने लगती है कि तभी उसको खुजली शुरू हो जाती है और वो कभी अपने सर में खुजली करती है तो कभी अपने पैरों में। ये देखकर लीला का मन अजीब सा हो जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है। लीला, तुम माँ से इतना चिढ़ती क्यों हो? यार राज, तुम्हारी माँ को बीमारी है, मैं समझ सकती हूँ कि वो बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन राज वो जिस तरह खुजली करती है वो तुमने देखा है ना। हाँ देखा है लीला, लेकिन अगर तुम्हारी माँ को भी ये बीमारी होती तो क्या तुम उनके साथ भी ऐसा करती? राज, मैं हमारे भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि माँ खुजली करके हाथ नहीं धोती। राज उसको समझा समझा कर थक जाता है लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन ये सब कुछ चंदा खिड़की से देख रही होती है और इतना सब देखने के बाद चंदा मुंह लटकाए वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में अपने पति की फोटो लिए रोती है और रोते हुए बोलती है। आप कहाँ चले गए? देखो ना, मेरी बहू तो मेरी खुजली की बीमारी से कितनी नफरत करती है। काश आप यहाँ होते तो आज मुझे ये सब देखना न पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब अपने बेटे और बहू के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब मेरा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। चंदा खुद से इतनी बातें बोलती है जिसके बाद वो अपना सामान पैक करने लगती है और घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज लीला को समझा देता है जिसके बाद लीला बोलती है। राज, शायद तुम सही बोल रहे हो। भले ही माँ बीमार है, लेकिन अगर इस समय हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा चलो, आप उदास मत हो, माँ के पास चलकर माफी मांग लो। हाँ राज, चलो। दोनों आपस में बात करके चंदा के कमरे में जाते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। तभी अचानक लीला की नजर अपनी सास के बेड पर पड़ी एक चिट्ठी पर पड़ती है और वो उस चिट्ठी को उठाती है जिसमें लिखा था। बेटा राज, बहू लीला, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों की लड़ाई हमेशा होती रहती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों खुश रहना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये चिट्ठी पढ़कर लीला को बहुत पछतावा होता है और वो बाहर चली जाती है और अपनी सास को ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नजर बस अड्डे पर पड़ती है जहाँ उसकी सास बैठी होती है। अब लीला अपनी सास के पास जाती है और बोलती है। वाह माँ,
मतलब अगर आपके बच्चों से गलती हो जाए तो आप उन्हें छोड़कर चली जाओगी, है ना? माँ मुझे माफ कर दो, घर चलो प्लीज। बहू की आंखों में आंसू देख चंदा लीला को माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है और खुशी से रहने लगती है। और लीला अब अपनी सास को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल ले जाती है और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।